हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो हम क्या कर रहे थे बेटा, पीवाईक्यू सीरीज आपके लिए स्टार्ट की थी। ठीक है, तो आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं पीवाईक्यू सीरीज में वो है हमारा रेडॉक्स रिएक्शंस एंड यूडियोमेट्री का पार्ट भी हमने इसी में लिया है। तो चैप्टर का नाम क्या हो गया, रेडॉक्स रिएक्शंस एंड यूडियोमेट्री, है ना। तो इससे रिलेटेड जो भी पीवाईक्यूज होंगे वो आपको टॉपिक वाइज हम सॉल्व कराएंगे ना। सब टॉपिक्स में हमने इसको डिवाइड कर दिया है और सब टॉपिक वाइज ही जो जेईई मेंस में अभी आ रहे हैं क्वेश्चंस उन्हीं को हम आपको प्रैक्टिस कराएंगे। और सारे सब टॉपिक्स, किस सब टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं रिसेंट ईयर्स में और किससे कम पूछा जा रहा है, किसका कितना वेटेज है, वो सब भी आज हम आपको बताने वाले हैं। ठीक है बेटा, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, रेडॉक्स रिएक्शन इडियोमेट्री को हमने सब टॉपिक्स में डिवाइड किया है ना। तो सबसे पहले हम जेईई मेंस का एक बार सिलेबस देख लेते हैं। जेईई मेंस ने क्या अपडेटेड सिलेबस दिया है हमें। देखो क्या क्या था इसमें। एक तो इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन, रेडॉक्स रिएक्शंस का आपको सबको सिलेबस थोड़ा सा आइडिया होगा क्या क्या पढ़ते हैं हम इसमें। ऑक्सीडेशन रिडक्शन पढ़ते हैं, रेडॉक्स रिएक्शंस पढ़ते हैं, रिएक्शंस के टाइप्स पढ़ते हैं। रेडॉक्स रिएक्शंस के क्या क्या टाइप है, जैसे डिस्प्रोपोर्शनेशन होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, अलग अलग टाइप की आपकी क्या होती है, रेडॉक्स रिएक्शंस होती है। और क्या देखते हैं इसमें, बहुत इंपॉर्टेंट है, हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीखते हैं, उसके डिफरेंट टाइप ऑफ रूल्स पढ़ते हैं। ठीक है, कुछ रूल से निकालते हैं, कुछ स्ट्रक्चर से भी हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं, राइट। और एन फैक्टर पढ़ते हैं, बैलेंसिंग पढ़ते हैं, रेडॉक्स रिएक्शंस को बैलेंस करते हैं, कैसे करते हैं उसके भी अलग अलग मेथड्स होते हैं, वो सब इस चैप्टर में पढ़ते हैं ना। तो इसी सिलेबस के बेसिस पे हमने सब टॉपिक्स को डिवाइड किया है और इसी के साथ हमने यूडियोमेट्री का पार्ट भी इसी में लिया है। ये गैसेस से रिलेटेड पार्ट होता है, जनरली आप गैसेस वाले चैप्टर में पढ़ते हो, तो इसको हमने इसी में यहाँ पर रखा है आपके लिए। ठीक है, तो यूडियोमेट्री के भी कुछ क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए हम करवाएंगे। तो इसको सब टॉपिक वाइज देखते हैं बेटा। चलो, जैसे फर्स्ट सब टॉपिक जो है इस चैप्टर में वो है ऑक्सीडेशन नंबर वाला पार्ट। तो अगर हम ओवरऑल वेटेज को देखें कि जेईई मेंस के अगर इस चैप्टर से क्वेश्चंस आ रहे हैं तो ओवरऑल 17% जो पार्ट होता है वो आपका क्या पूछा जा रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर से रिलेटेड पूछा जा रहा है। सबसे पहले और सबसे आसान कंसेप्ट यही होता है कि आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना बहुत आना चाहिए अच्छे से, क्योंकि इसी की मदद से आगे के जो कंसेप्ट होंगे आप वो अच्छे से कर पाओगे, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर ही यूज होता है। चाहे आगे का कोई भी सब टॉपिक हो, एन फैक्टर हो, चाहे बैलेंसिंग हो, चाहे इक्विवेलेंट हो, सब में हमें ऑक्सीडेशन नंबर की जरूरत पड़ती है। इसलिए आपको यहीं से स्टार्ट करना है कि आपको ऑक्सीडेशन नंबर तो निकालना आना ही चाहिए। तो ऑक्सीडेशन नंबर के क्वेश्चंस करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो उसी की आज आप हमको प्रैक्टिस करवाएंगे। चलो सेकंड देखते हैं, रेडॉक्स रिएक्शंस कौन कौन से टाइप्स होती है, ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। ठीक है, ये सब आपने पढ़ा होगा। जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट, है ना। रेडॉक्स रिएक्शंस में दोनों प्रोसेस साथ में होते हैं, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। और कितने टाइप की रेडॉक्स रिएक्शंस होती है वो इस सब टॉपिक में हम कवर करेंगे। तो इसका पार्ट कितना है, कितना वेटेज है इसका, तो 13% क्वेश्चन क्या आ रहे हैं इससे पूछे जा रहे हैं इस सब टॉपिक से। आजकल के रिसेंट ईयर्स में हमने लास्ट 5 ईयर्स का अगर हमने डाटा देखा तो उसमें हमने ये देखा कि 13% जो पार्ट है वो 13% लगभग इससे पूछा जा रहा है। चलो नेक्स्ट क्या है आपका, इक्विवेलेंट कंसेप्ट एंड एन फैक्टर। इक्विवेलेंट कंसेप्ट और एन फैक्टर भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन्स का गेन हो रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन्स का आपका लॉस हो रहा है, इक्विवेलेंट मास कैसे निकालते हैं, ठीक है, इक्विवेलेंट्स को कैसे इक्वल करते हैं, वो सब हम इसमें सब टॉपिक में कवर करेंगे। कितना वेटेज है, बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी 17% आपका वेटेज कर रहा है। ठीक है, लगभग लगभग ऑक्सीडेशन ये इक्विवेलेंट के सेम ही टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। इसके बाद जो आता है वो आता है आपका बैलेंसिंग। ठीक है, रेडॉक्स रिएक्शंस को बैलेंस कैसे करते हैं। ठीक है, दो मेथड्स होते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड और ऑक्सीडेशन नंबर और आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, दोनों मेथड आपने पढ़े होंगे। तो बैलेंसिंग से रिलेटेड भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। वेटेज कितना है, 17% इसका जेईई मेन एग्जाम में वेटेज है। और टाइट्रेशन, अब टाइट्रेशन हर टाइप की टाइट्रेशन हम इसमें इंक्लूड कर रहे हैं, एसिड बेस्ड टाइट्रेशन हो, चाहे रेडॉक्स टाइट्रेशन हो, आयोडोमेट्रिक हो, सारी टाइप की टाइट्रेशन के जो भी क्वेश्चंस होंगे वो इस सब टॉपिक में पूछे जाएंगे, इसलिए इसका वेटेज ज्यादा है ना। अराउंड 30 to 35% वेटेज जो होता है वो आपका टाइट्रेशन का होता है, क्योंकि टाइट्रेशन के बहुत सारे टाइप्स हैं। ठीक है, तो टाइट्रेशन काफी एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे बेसिक सा ही क्वेश्चन हो, एसिड बेस के इक्विवेलेंट्स ही बराबर करने हो, या रेडॉक्स टाइट्रेशन ही क्यों नहीं हो, पर टाइट्रेशन अक्सर एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो इसकी प्रैक्टिस आपको ज्यादा करनी है, क्योंकि ज्यादा वेटेज है तो क्वेश्चंस भी आपको इसको ज्यादा करने पड़ेंगे, राइट। चलो लास्ट इडियोमेट्री वाला पार्ट भी हम इसमें ऐड करेंगे, 6% के अराउंड इडियोमेट्री का पार्ट पूछा जा रहा है। ठीक है, तो वो इसके भी क्वेश्चन हम आपको लास्ट में करवा देंगे। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं,
तो सबसे पहले हम क्या करते हैं बेटा, ये जितने भी सब टॉपिक्स हैं आज के इस फर्स्ट पार्ट में हम इसको 3 सब टॉपिक्स कवर कर लेते हैं ना। पूरे वीडियो को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। पहले हम 3 सब टॉपिक्स के क्वेश्चंस कर लेते हैं, हमारा ऑक्सीडेशन नंबर, टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन और इक्विवेलेंट कांसेप्ट से जो रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे पहले हम इसको देख लेते हैं। ठीक है, तो सब टॉपिक वाइज ही हमने क्वेश्चंस को अरेंज किया है, क्योंकि हम जनरली ऐसे ही रिवीजन करते हैं, पहले हम एक टॉपिक पढ़ते हैं और उससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस कर लेते हैं, तो वो टॉपिक हमारा बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बेटा ऑक्सीडेशन नंबर से। ऑक्सीडेशन नंबर से रिलेटेड किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं सबसे पहले वो देखते हैं। तो देखो, ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ फॉस्फोरस इन H4P2O7, H4P2O5 और आपका क्या है H4P2O6। ठीक है, तो इनका हमें क्या निकालना है, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। बहुत आसान से निकालेंगे। देखो, ऑक्सीडेशन फॉस्फोरस का निकालना है, तो बेसिक मेथड होता है हमारा, देखो ये जैसे कि कंपाउंड है हमारा, तो इसमें हमें क्या करना है ना, जिसका भी ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है उसको x मान लो कि उसका ऑक्सीडेशन नंबर हमें नहीं पता, लेकिन बाकी का तो पता है। हाइड्रोजन का +1 है, ऑक्सीजन का -2 है। ठीक है, और ओवरऑल चार्ज कितना है इस पे, ओवरऑल चार्ज तो कुछ है ही नहीं, 0 है। तो हम चार्ज की एक इक्वेशन बना सकते हैं क्या। देखो, 4 हाइड्रोजन है तो इसका मतलब क्या हो गया, 4 × +1 हो गया हमारे पास। हम चार्ज की इक्वेशन बना रहे हैं। फॉस्फोरस पे कितना चार्ज है, तो फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर तो नहीं पता ना हमें, तो इसको हमने x मान लिया, तो टोटल कितना हो गया, 2x हो गया। ऐसे ही ऑक्सीजन का कितना हो गया, ऑक्सीजन का जनरली -2 होता है ना ऑक्साइड फॉर्म में, तो यहाँ -2 होगा, तो ऑक्सीजन की वजह से टोटल कितना चार्ज हो गया आपका, 7 × -2, और टोटल चार्ज मॉलिक्यूल का क्या है, 0। तो ओवरऑल चार्ज की क्या हो गई, ये एक इक्वेशन बन गई। इसको सॉल्व कर लेंगे हम, तो देखो 4 - 14 कितना हो गया, 10, उधर जाके +10 हो गया ये, तो x कितना आ जाएगा आपका, x आ जाएगा +5। ठीक है, तो x बराबर +5 आ गया। मतलब जो पहला कंपाउंड आया हमारा, जो पहला कंपाउंड आया इसमें फॉस्फोरस का चार्ज कितना आया, ऑक्सीडेशन नंबर +5। ठीक है, ऐसे ही दोनों बाकी के 2 कंपाउंड्स का भी हम क्या कर लेंगे, इजीली ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं क्या, वही तरीका x मान के करना है इसको। चलो इस वाले को करता हूं, जैसे मैं अगर मैं इसको करूं तो देखो 4 × +1, हाइड्रोजन का +1 होता है। अब थोड़ा फास्ट करूंगा मैं इसको, ठीक है, 2x और 5 × -2 = 0। इसके लिए इक्वेशन बना दी मैंने, 4 हाइड्रोजन है, 2 फॉस्फोरस के एटम्स है और 5 ऑक्सीजन के एटम्स है। इसको सॉल्व कर देंगे, 10 - 4 कितना होता है, 6, 6/2 कितना होता है, 3। तो x बराबर कितना आ गया आपका, +6 आ गया, सॉरी +3 आ गया, 6/2 आएगा ना, तो 6/2 कितना हो गया, +3। राइट, हो गया। तो क्या क्या आ रहा है हमारा, एक तो 5 आ रहा है और एक 3 आ रहा है, तो कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, 3 मैच हो रहा है। फिर भी हम लास्ट कंपाउंड भी चेक कर लेते हैं। देखो लास्ट कंपाउंड क्या बोल रहा है आपका, 4 + 2x + 6 × -2, तो x बराबर क्या आ गया, +4 आ गया। तो तीनों कंपाउंड्स के लिए हमने चार्ज की इक्वेशन बनाई और इजीली ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट कर लिया। सबसे आसान तरीका यही होता है ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का, तो आप यही फॉलो करें और बहुत फास्टली आप इससे आंसर ला सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। चलो आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है हमारा। चलो आगे देखते हैं, द ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ नाइट्रोजन इन NO2 N2O एंड NO3-। सब में हमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है और फिर इसको ऑर्डर में अरेंज करना है। राइट, तो सारे कंपाउंड्स लिख देता हूं मैं। सबसे पहले है आपका NO। अब देखो NO में क्या होता है, ऑक्सीजन -2 होता है, तो नाइट्रोजन क्या होगा, +2 होगा, तभी तो ओवरऑल चार्ज 0 होगा। इसको आप इजीली क्या कर सकते हो, x मान के निकाल सकते हो, जैसे अभी हमने निकाला। देखो जैसे मुझे NO का निकालना है तो मैं क्या करूंगा, इसको x मानूंगा, ऑक्सीजन का हो गया -2 = 0, तो x बराबर क्या हो गया, +2 हो गया ना। तो इसका मतलब NO में नाइट्रोजन क्या है आपका, +2 में है। ठीक है, ऐसे एक एक करके आप निकाल सकते हो, डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। चलो अभी हम बेसिक तरीके से ही करते हैं। NO2, तो NO2 को कैसे करूंगा मैं, बताओ। अगर मेरे को नाइट्रोजन का निकालना है यहां पर, तो इसको मैं x मान लूं,
नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर x मान लो, और 2 ऑक्सीजन है ना, तो 2 इंटू -2 इक्वल टू 0, तो x कितना आ गया आपका +4। इसका मतलब यहां पर नाइट्रोजन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, राइट। तो ऐसे ही एक एक करके हम क्या कर लेंगे, सारे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। इसको भी मैं यहीं लिख देता हूं आपके लिए। चलो नेक्स्ट क्या है आपका N2O। तो N2O में अब इसको मैं कैसे x मानूं बताओ। 2 नाइट्रोजन है तो इसको 2x बोल दिया, एक नाइट्रोजन को x माना, तो यहां पर x बराबर कितना आ गया आपका +1 आ गया, राइट। अब लास्ट क्या बचा हमारा, लास्ट एंड लीस्ट, लास्ट कौन सा बच रहा है हमारा NO3 माइनस। अब ध्यान से देखो, इसमें ओवरऑल कंपाउंड के ऊपर -1 चार्ज भी आ रहा है, ठीक है। तो आप चार्ज की इक्वेशन ही बना रहे हो ना, तो क्या करोगे आप यहां पर लिख दोगे NO3 माइनस, ठीक है। और इसको हम क्या कर लेंगे, x मान के सॉल्व कर लेंगे कि ये है आपका x + 3 इंटू -2, ठीक है। अब यहां पर यही बात ध्यान रखनी है कि इक्वल टू में 0 नहीं लिखना हमें, हम चार्ज की इक्वेशन बना रहे ना, तो ओवरऑल चार्ज कितना है NO3 माइनस में, -1 है ना, तो यहां -1 लिख दिया, तो x बराबर आ गया आपका +5, ठीक है। अब हम देख लो सबसे ज्यादा चार्ज किस में आ रहा है, हमको इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो NO3 माइनस जो है उसमें सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट है, +5 दिख रहा है बेटा सबको, तो इसका मतलब सबसे आगे कौन आएगा हमारा, सबसे आगे आएगा NO3 माइनस। उसके बाद +5 के बाद मुझे +4 दिख रहा है ना, इसका मतलब NO2 वाला सेकंड नंबर पे आ जाएगा, और उससे कम कौन है +2 वाला, मतलब NO, और उसके बाद कौन है आपका N2, राइट। तो ये क्या हो गया आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर हो गया, क्योंकि यहां पर था +5, यहां पर था +4, यहां पर था +2 और यहां पर था +1। तो हमने ऑक्सीडेशन स्टेट के डिक्रीजिंग ऑर्डर में सारे मॉलिक्यूल्स को अरेंज कर दिया। तो कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है बेटा बताइए, कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, ऑप्शन नंबर 1 जो है मेरा फर्स्ट ऑप्शन, यही मैच हो रहा है। तो ऑप्शन 1 क्या हो जाएगा आपका, एकदम करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये कब पूछा गया था, 2021 में, है ना, अभी 1-2 साल पहले ये जेईई मेंस के एग्जाम में पूछा गया है आपके लिए, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आप बहुत आसानी से और बहुत फास्ट कर सकते हो इसको। केमिस्ट्री में अगर आप टाइम बचाओगे तब भी आपका ये टाइम आगे यूज होगा फिजिक्स और मैथ्स में, तो इस टाइप के क्वेश्चंस में आप इजीली अपना टाइम बचा सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। द डिफरेंस इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इन क्रोमेट एंड डाइक्रोमेट आयन। तो क्रोमेट आयन क्या होता है, CrO4-2, और डाइक्रोमेट आयन क्या होता है हमारा, Cr2O7-2, राइट। CrO4-2 और Cr2O7-2 दोनों का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है हमें। तरीका वही है हमारे पास, इसको इजीली क्या कर सकते हो आप, x मान के निकाल सकते हो बेटा। देखो कितना आसान क्वेश्चन है, CrO4-2 इसको मैंने x मान लिया, +4 इंटू -2, और टोटल चार्ज कितना है -2, तो x बराबर कितना आ जाएगा, +6 आ जाएगा। ऐसे ही डाइक्रोमेट क्या हो गया आपका, यहां भी x मान के निकाल लो इसको, 2 क्रोमियम तो x और 7 ऑक्सीजन, 7 इंटू -2, टोटल चार्ज -2, तो 2x बराबर 12, x बराबर +6। तो दोनों ही में ही क्या आ रहा है, दोनों में ही हमारा जो ऑक्सीडेशन स्टेट है क्रोमियम का वो +6 आ रहा है, और हमें डिफरेंस पूछा है, तो डिफरेंस क्या होगा, +6 और +6 का डिफरेंस क्या होता है बेटा, +6 और 6 का डिफरेंस तो हमारा 0 ही होगा ना। डिफरेंस क्या करूं मैं, 6 - 6 0, तो जो हमारा इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन का वो तो 0 हो जाएगा, क्योंकि डिफरेंस तो कुछ है ही नहीं ना। डिफरेंस क्या हो गया, 0 हो गया, तो 6 - 6 डिफरेंस हमारा 0 हो गया, ठीक है। तो ऐसे किसी भी कंपाउंड का आप इजीली ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ कंपाउंड्स ऐसे भी होते हैं जो हम इस इक्वेशन से नहीं निकाल पाते हैं, क्योंकि हम हो सकता है जो मान रहे हैं ऑक्सीडेशन स्टेट वो ना हो। जैसे ऑक्सीजन क्या है आपका -2 लेके चल रहे हैं, बट एक्चुअल स्ट्रक्चर में क्या हो सकता है ऑक्सीजन -2 में ना हो, तो इस टाइप के कंपाउंड्स को फिर हम स्ट्रक्चर बना के सॉल्व करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको बता दूं, जैसे
ये है आपका CrO5, राइट। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे, राइट। अब देखो ध्यान से, अगर मैं इसको इक्वेशन बना के सॉल्व करता, अगर मैं इसको इक्वेशन बना के सॉल्व कर देता यहां पर, तो +10 आ जाता, ठीक है। और +10 तो गलत होता है ना, +10 तो होता ही नहीं है। क्रोमियम की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ही क्या होती है, +6 होती है, इसलिए यहां पर +10 गलत हो गया। तो जैसे आपका गलत हो जाए तो आप समझ जाना कि कुछ गड़बड़ है, हमें स्ट्रक्चर बना के सॉल्व करना पड़ेगा। तो एक बार स्ट्रक्चर देख लो क्या है। क्रोमियम क्या है, यहाँ पर 4 ऑक्सीजन है ना परोक्साइड फॉर्म में, ये तो ऑक्साइड में होता है -2, ये परोक्साइड में है -1, तो इस वजह से इसमें चेंज आएगा। तो स्ट्रक्चर से कैसे करेंगे, देखो आप यहां पर क्रोमियम 2 बॉन्ड बना रहा है ना, तो जो ज्यादा ऑक्सीडेशन, जिसकी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी ना, उस पर -1 आएगा, और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी उस पर +1 आएगा। तो देखो क्रोमियम और ऑक्सीजन में क्रोमियम की कम होती है ना, तो क्रोमियम क्या होगा, प्लस लेगा। जैसे 2 बॉन्ड है तो यहां से आपका +2 आ गया, ठीक है। यहां से भी 2 बॉन्ड है 1-1 +2, यहां से भी 2 बॉन्ड है 1-1 +2, तो ओवरऑल कितना चार्ज आ गया क्रोमियम पे, +6, राइट। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को ऐसे किया जाता है कि आपको ओवरऑल देखना है स्ट्रक्चर बना के। तो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ गया यहाँ पर, +6 आपका यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया, ठीक है बेटा। चलो ऑक्सीडेशन स्टेट समझ में आ गया। ऑक्सीडेशन नंबर्स की क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी है। लास्ट ईयर के PYQ सारे देख लो, एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चंस आ रहे हैं, और कम पड़े तो आप एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी ट्राई कर सकते हो, है ना। कुछ क्वेश्चंस हम आपको करा रहे हैं, बाकी के जो भी क्वेश्चंस होंगे वो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। जो भी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है हम कोशिश करेंगे सारे आपको प्रोवाइड कर दें, ठीक है बेटा। आगे बढ़े, चलो आंसर 0 आ गया हमारा। अब आते हैं हम नेक्स्ट कंसेप्ट पे। ऑक्सीडेशन नंबर हमने कवर कर लिया। ऑक्सीडेशन नंबर ही हमारा बेस है, इसकी मदद से हम आगे बहुत यूज होगा हमारा ये जो भी कंसेप्ट है बाकी है। तो अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शंस, है ना। कितने अलग अलग टाइप की रेडॉक्स रिएक्शंस होती है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट ही ये वाली होती है। इस पे अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होती है, क्या होती है डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, इस पे अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसका एग्जांपल पूछा है, तो देखो मैं आपको बता देता हूं डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होती है। जैसे हमें पता है कि रेडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होता है, राइट। लेकिन अगर कोई कंपाउंड है, जैसे सपोज AB कंपाउंड है आपका, राइट, सपोज कि AB क्या है आपका कंपाउंड है, तो यहां पर क्या होगा, कुछ भी बन सकता है, यहां से A मान लो, AO3 मान लो, कुछ भी मान लो। तो A का ही ऑक्सीडेशन भी होना चाहिए और A का ही रिडक्शन भी होना चाहिए। मतलब एक कंपाउंड में एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो, ठीक है। A का कोई भी कंपाउंड, A जनरल वे में मैंने ले लिया, तो एक कंपाउंड में एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी हो, रिडक्शन भी हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन बोलते हैं, राइट। इसको हम एग्जांपल से समझते हैं, ताकि ये तो आपको जनरल वे में लिख दिया मैंने, राइट। चलो एग्जांपल्स में आपको समझाता हूं। जैसे कि H2O2 को देखो, H2O2 क्या है, हाइड्रोजन परोक्साइड है। तो हाइड्रोजन परोक्साइड में क्या होता है बेटा, जो ऑक्सीजन होता है वो -1 स्टेट में होता है। हाइड्रोजन परोक्साइड में ऑक्सीजन -1 स्टेट में होता है, जबकि H2O में कितना होता है, -2 में होता है, और ऑक्सीजन में 0 स्टेट में होता है, ठीक है। अगर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होगा तो ऑक्सीडेशन होता है, अगर ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है इसका मतलब रिडक्शन हो रहा है। तो यहां पर देखो -1 से -2 डिक्रीज हो रहा है ना, इसका मतलब ये रिडक्शन हो रहा है, और ऐसे ही -1 से 0, इसका मतलब ये आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो एक कंपाउंड में एक ही एलिमेंट का, मतलब H2O2 में ऑक्सीजन का ही ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, दोनों प्रोसेस हो रहे हैं ना, इसलिए ये आपकी डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है, ठीक है, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है। हमें ये बताना है कि कौन सी नहीं है, तो ये तो है। अब नेक्स्ट पे आ जाओ आप NO2 पे, NO2, NO3, और यहां भी क्या है आपका NO2। चलो देखते हैं बेटा, है ना। यहां पर ध्यान से देखो, मैं इसको लिख देता हूं यहां पर आपके लिए, ये है आपका NO2, ठीक है। हमें सिर्फ नाइट्रोजन ही देखना है, बाकी तो सेम ही स्टेट में। तो NO2 चेंज हो रहा है आपका NO3 माइनस में, अगर मैं HNO3 में से देखूं, और ऐसे ही HNO2 में देखें तो NO2 माइनस, ठीक है। अब मैंने आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सिखा दिया है, उसी से आपको सबके ऑक्सीडेशन नंबर निकालने, तभी तो चेक होगा, इसलिए मैंने बोला था ऑक्सीडेशन नंबर इंपॉर्टेंट है। तो चलो बेटा देखते हैं,
करें बेटा, बहुत आसान है ना। चलो जैसे NO2 है, ये क्या है आपका +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में, क्या अभी हमने थोड़ी देर पहले ही निकाला था इसका ऑक्सीडेशन नंबर। NO3 माइनस में जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +5 है, हाँ अभी थोड़ी देर पहले ही हमने इसको कैलकुलेट किया था। और जो NO2 माइनस है उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा आपका, +3 होगा क्या। ध्यान से देखो, अब नाइट्रोजन का यहां पर क्या हो रहा है, +4 से +5, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब यहां ऑक्सीडेशन हो रहा है। और NO2 में यहां से अगर मैं यहां देखूं +4 से +3, तो ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है, और डिक्रीज हो रहा है इसका मतलब क्या है, रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, तो एक मॉलिक्यूल में मतलब NO2 में ही नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, नाइट्रोजन का रिडक्शन भी हो रहा है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन बोलेंगे। तो ये भी हमारी डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है, ये भी हमारी डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है। इसको देखो ध्यान से, MnO4-2, MnO4-2, इससे बन रहा है आपका क्या क्या, MnO4- प्लस MnO2। तो ये वाला है आपका +6, ये वाला है आपका +7, ये अभी थोड़ी देर पहले ही देखा था, ये है +4। तो ध्यान से देखो बेटा, मैंगनीज +6 से +7 ऑक्सीडेशन, और +6 से +4 रिडक्शन। ठीक है, बेसिक तरीका, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा तो ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होगा तो रिडक्शन। इसका मतलब ये भी क्या है, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है। अब देखो थर्ड वाला ऑप्शन, ये +4 है और ये वाला +7 है, राइट। तो यहां पर सिर्फ एक ही चीज हो रही है, सिर्फ रिडक्शन हो रहा है, ऑक्सीडेशन तो हो ही नहीं रहा है। तो +7 से +4 हो रहा है तो सिर्फ रिडक्शन हो रहा है ना, ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा, एक ही प्रोसेस हो रहा है, इसलिए डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं है, ये सिर्फ आपकी क्या है, रिडक्शन रिएक्शन है, राइट। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका, ऑप्शन 3 जो है वो बेटा हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन 3 क्या हो जाएगा हमारा, एकदम फाइनल आंसर हो जाएगा, राइट। चलो अब इस वाले क्वेश्चन में बेटा मैं आपको एक बात बता दूं, ये तो मैंने आपको पूरा बता दिया, लेकिन अगर आपको फास्ट करना है ना, तो आपको पता है जेईई मेंस में तो एक ही क्वेश्चन करेक्ट होगा, मतलब एक ही ऑप्शन करेक्ट होगा, बाकी की 3 तो गलत है। तो आपको नहीं वाला ढूंढना है, कौन सी नहीं है, तो आप डायरेक्ट ही देखते ही बता दोगे कि ऑप्शन 3 नहीं है, तो इसलिए आपका बहुत फास्ट हो जाएगा। अगर आप एक बार प्रोसेस सीख जाओगे तो उसके बाद आप बहुत फास्ट कर सकते हो, इसको डायरेक्ट बता सकते हो कि ऑप्शन 3 नहीं है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही प्रोसेस हो रहा है, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस आर करेक्ट फॉर द रिएक्शन। अब देखो अलग अलग टाइप की रिएक्शंस है, हमें बतानी है कौन कौन सी है। तो टाइप ऑफ मल्टीपल समझ सकते हो इनमें से कौन कौन सा है, बट ऑप्शन तो एक ही करेक्ट होगा, ठीक है। तो मल्टीपल को इन्होंने सिंगल करेक्ट बना दिया मेंस के हिसाब से, राइट। तो देखो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस आर करेक्ट फॉर द रिएक्शन। तो ZnAuCN-। अब देखो Cn जो होता है ना आपका, ये -1 होता है, राइट। Cn माइनस होता है ना, मतलब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, -1 है, राइट। तो इसका मैं निकाल लूंगा, यहाँ पर x मान के निकाल सकते हो आप, देखो x, तो x -2 इक्वल टू -1, तो x बराबर क्या आ गया, +1, मतलब ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में, और ये 0 में। देखो कोई चार्ज नहीं है, इसका मतलब 0 है, तो Au का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, +1 से 0 में जा रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ऐसे ही जिंक 0 में है, और इसको x मान के निकाल लूँ क्या मैं, x -4 इक्वल टू -2, x बराबर +2, तो ये +2 स्टेट में। तो जिंक का क्या हो रहा है यहाँ पर, ऑक्सीडेशन हो रहा है, जिंक का क्या हो रहा है यहाँ पर, ऑक्सीडेशन हो रहा है, राइट। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों प्रोसेस हो रहे हैं, इसका मतलब ये रेडॉक्स रिएक्शन है, राइट। तो पहला ऑप्शन तो करेक्ट है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, किसका हो रहा है, जो हमारा जिंक है उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, और Au का रिडक्शन हो रहा है, दोनों प्रोसेस हो रहे हैं, इसका मतलब ये रेडॉक्स रिएक्शन तो है। अब टाइप कौन सा है वो हमें सेलेक्ट करना है। तो बेटा डिस्प्लेसमेंट आपको पता है क्या आपका, एक चीज निकल के उसकी जगह कोई दूसरी चीज आ जाती है, जैसे जिंक AuCN में से क्या हो गया, Au की जगह जिंक आ गया, ठीक है, डिस्प्लेस हो गया ना, तो इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं, राइट। तो ऑप्शन बी भी करेक्ट है हमारा, ठीक है। अगर 2 एलिमेंट है तो एक एलिमेंट की जगह दूसरा एलिमेंट आ जाता है, तीसरा एलिमेंट आ जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होते हैं। मतलब जिंक ने Au को डिस्प्लेस कर दिया, उसकी जगह पे आ गया,
तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी हो गई। डीकम्पोज मतलब टूटना, मॉलिक्यूल्स, दोनों मॉलिक्यूल्स अलग अलग हो गए, तो ये तो नहीं है। कॉम्बिनेशंस मतलब दो एलिमेंट्स का जुड़ना, वो भी नहीं हो रहा है यहाँ पर, ठीक है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ए और बी। तो सारे ऑप्शंस में देखो ए और बी किस किस में है, तो ए और बी हो गया आपका ऑप्शन 1 में। तो ए और बी वाला हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, मतलब ऑप्शन 1 क्या है हमारा? एकदम सही है। ठीक है बेटा, चलो ठीक है। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चंस भी पूछे जा रहे हैं, देखने में आपको लग रहा है कि ये बहुत आसान है, ठीक है, लेकिन अभी लेटेस्ट ही पूछा गया है। देखो 2023 में बेसिक टाइप्स ऑफ रिएक्शंस पे भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जो हम स्टार्टिंग में ही पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो कभी कभी ऐसे भी आप बहुत आसानी से अपने 4 नंबर सिक्योर कर सकते हो जेईई में इसमें, राइट। बहुत आसानी से, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है जो भी लास्ट 2023 में आपसे पूछा गया है। चलो, तो हमने 2 हमारे सब टॉपिक्स देख लिए ना। अब नेक्स्ट सब टॉपिक पे आते हैं, इक्विवेलेंट कंसेप्ट और एन फैक्टर पे, राइट। इक्विवेलेंट कंसेप्ट और एन फैक्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस ट्राई कर लेते हैं, ठीक है बेटा। चलो, क्या बोल रहा है? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन द रिडक्शन ऑफ पर मैग्नेट टू मैंगनीज डाइऑक्साइड, है ना, मतलब MnO4 माइनस, इससे बन रहा है आपका मैंगनीज डाइऑक्साइड, मतलब MnO2 बन रहा है। क्या क्या हो रहा है? MnO4 माइनस से MnO2 बन रहा है, राइट। तो ऑक्सीडेशन नंबर तो हमने निकाला, इसलिए हमने स्टार्टिंग में ऑक्सीडेशन नंबर पढ़ लिया। देखो वही वही रिपीट हो रहा है। MnO4 माइनस का +7 हो जाएगा। इक्वेशन अभी सिखाया था, इक्वेशन फिर से बता दूं? चलो फिर से बता देता हूं आपके लिए, देख लो x बराबर +7 आया, मतलब +7, ऐसे उसको भी x मान के निकाल लेंगे ना, तो ये +4 आ जाएगा आपका। तो +7 से +4, तो एन फैक्टर का मतलब हमें डिफरेंस ही देखना है। देखो यहां पर मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर +7 है, यहां पर मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर +4 है, तो डिफरेंस कितना है? 7 और 4 में डिफरेंस कितना होता है? 3 का होता है ना, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन ये गेन कर रहा है। देखो MnO4 माइनस क्या हो रहा है यहां पर? 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। MnO4 माइनस क्या कर रहा है बेटा? 3 इलेक्ट्रॉन्स को यहां पर गेन कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे हमें पता लग गया, इसका आंसर क्या हो गया? 3 हो गया। राइट, 3 हो गया। चलो आगे देखते हैं। अब ये तो हमारा आंसर तो आ गया 3, लेकिन हम इसको थोड़ा सा और आगे बैलेंस कर लेते हैं, क्योंकि हमें आगे बैलेंसिंग तो करनी पड़ेगी ना बेटा। तो यहां पर देखो कितने ऑक्सीजन है, बैलेंस कैसे करते हैं? आगे हम बैलेंसिंग के क्वेश्चंस भी करेंगे, बट अभी से थोड़े प्रैक्टिस शुरू कर देते हैं। 4 ऑक्सीजन है, यहाँ 2 है, तो वाटर ऐड करते हैं। तो 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स ऐड कर दिए। देखो यहाँ पर 4 ऑक्सीजन एटम्स थे, 2 थे ना, तो 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स ऐड करने से क्या हो गया? आपके ऑक्सीजन बैलेंस हो गए। अब यहाँ पर एसिडिक मीडियम में बोल रहा है ना, तो एसिडिक मीडियम में क्या होता है? H+ यूज करते हैं बैलेंस करने के लिए। तो 4 हाइड्रोजन है, राइट, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका? 4H+ आ जाएगा। तो आप देखो सारे एटम्स बैलेंस है, मैंगनीज बैलेंस है, ऑक्सीजन बैलेंस है, ठीक है ना, और 4 हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन भी बैलेंस है, और ओवरऑल चार्ज भी बैलेंस है। देखो राइट हैंड साइड में कोई चार्ज नहीं है, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? -1 -3 +4, तो ओवरऑल चार्ज क्या हो गया? 0। तो दोनों साइड टोटल चार्ज भी सेम है, तो सारे एटम्स भी बैलेंस है, सारे चार्ज भी बैलेंस है, तो ओवरऑल हमारी रिएक्शन बैलेंस हो गई। ठीक है, तो ओवरऑल हमने ये रिएक्शन लिख दी। तो इसको देख के हम बता सकते हैं कि क्या हो रहे हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स, हमसे पूछा गया था कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है। तो इस रिडक्शन रिएक्शन में देखो, ये रिडक्शन रिएक्शन है, रिडक्शन हो रहा है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है? हमारे 3। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा बेटा। ठीक है, क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। इन ऑर्डर, एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए ध्यान से, क्या बोल रहा है? इन ऑर्डर टू ऑक्सीडाइज अ मिक्सचर ऑफ 1 मोल ऑफ ईच ऑफ, हमें क्या क्या गिवन है? देखो हमें गिवन है FeC2O4, Fe2C2O4, FeSO4 और Fe2SO4 थ्राइस इन एसिडिक मीडियम। ठीक है, तो देखो KMnO4 पिछले क्वेश्चन में हमें गिवन था कि MnO4 माइनस MnO2 में चेंज हो रहा है। यहां पर क्या होता है, हमें यूज करना है कि जो MnO4 माइनस होता है ना बेटा, MnO4 माइनस, वो यूज होता है आपका किसमें? Mn+2 में। Mn+2 में क्या होता है? रिड्यूस होता है।
अगर हम एसिडिक मीडियम में देखें, ठीक है, तो एसिडिक मीडियम में जनरली MnO4 माइनस किस में रिड्यूस होता है, Mn+2 में रिड्यूस होता है। तो MnO4 माइनस का हमें एन फैक्टर पता होना चाहिए। इसका एन फैक्टर निकाल लेंगे बेटा। एन फैक्टर मतलब कितना चेंज हो रहा है इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन नंबर में। तो देखो ये +7 है, वो +2 है। +7 से +2 में कितना डिफरेंस है, 7 - 2 5 का डिफरेंस है ना। मतलब इसका जो एन फैक्टर होगा, ठीक है, इसका जो आपका एन फैक्टर होगा बेटा वो क्या होगा, एन फैक्टर 7 - 2 = +5, या आपको सिर्फ प्लस की जगह आप सिर्फ 5 लिख दो, ठीक है। ये 5 क्या है, इसका एन फैक्टर है। एन फैक्टर कितना आ गया, 5 आ गया। अब इसके साथ हम सबको मिक्स कर रहे हैं ना, इन सब का क्या करा रहे हैं, ऑक्सीडेशन कराएंगे। इसका तो रिडक्शन हो रहा है, तो बाकी का जो भी बचा Fe2C2O4, FeC2O3 थ्राइस, FeSO4, इन सब का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। साथ में करा देते हैं। तो ये सब यहाँ पर हमें लिखने पड़ेंगे, है ना। इन सब का क्या क्या है हमारे पास, FeC2O4, Fe2C2O4 का थ्राइस, और FeSO4, और ठीक है, इन सब का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। मतलब जिसका ऑक्सीडेशन पॉसिबल होगा उसका हो जाएगा, जिसका नहीं होना होगा वो नहीं होगा। क्योंकि ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ना। अगर कोई पहले से अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो उसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा, ठीक है। तो जब भी कोई ऐसे रेडॉक्स रिएक्शन हो रही है तो इन दोनों के इक्विवेलेंट्स बराबर होते हैं, ठीक है। इसके और इसके इक्विवेलेंट्स बराबर अगर हम कर देंगे तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। क्योंकि हमसे पूछा है कितने मोल्स के MnO4 के आपको चाहिए। अगर आप सबका 1-1 मोल ले लो, इसका भी 1 मोल 1 मोल 1 मोल, तो आपको MnO4 माइनस के कितने मोल चाहिए होंगे इनको ऑक्सीडाइज करने के लिए, ठीक है। चलो, तो हमें पता होना चाहिए ना कौन किस में चेंज होता है। तो एक बार सबके रिएक्शन लिख देते हैं। जैसे मैं लिख दूं Fe, इसको मैं अलग से लिख देता हूं, है ना, FeC2O4, राइट। तो आप ध्यान से देखो, C2O4 -2 होता है, C2O4 -2 होता है। तो Fe क्या हो गया आपका, +2 हो गया ना। तो देखो यहां पर क्या हो रहा है, Fe आपका +2 में है, राइट। और C2O4 क्या होगा, C2O4 में कार्बन +3 में होता है। आप निकाल सकते हैं क्या इसको, चलो मैं आपको बताता हूं कैसे निकाल सकते हैं। देखो ये है आपका C2O4 -2, राइट। तो इसको वही तरीका है ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का, x मान के। तो 2x - 8 = -2, तो x बराबर आ जाएगा आपका +3। इसका मतलब ये यहाँ पर +3 स्टेट में होगा, राइट। ये +3 स्टेट में होगा यहाँ पर, ठीक है। तो इसको मैं +3 दिखा देता हूँ आपको। देखो सबको दिख रहा है बेटा ये +3 में। अभी देखेगा, देखो ये +3 में आ गया आपका। अब ये चेंज किस में होता है, तो आप बताओ। आयरन की जो Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो आपने पढ़ा होगा, +2 और +3 होती है। मतलब Fe अभी भी चांस है ऑक्सीडाइज होने में। तो Fe किस में चेंज हो जाता है, +3 में हो जाता है। ये चेंज हो गया आपका Fe +3 में। और कार्बन चेंज हो जाता है CO2 में, इसका मतलब +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, राइट। तो अब इसका एन फैक्टर कैसे निकालेंगे बताओ। Fe चेंज हो रहा है आपका +2 से +3 में, तो डिफरेंस कितने का हुआ, 1 का, राइट। अब यहां पर दो ऑक्सीडेशन प्रोसेस साथ में हो रहे हैं ना, तो दोनों को ऐड कर देंगे। Fe की वजह से क्या हो रहा है, +2 से +3 जा रहा है, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है ना, राइट। तो यहां पर +1 कर दिया, मतलब उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऐसे कार्बन क्या हो रहा है, +3 से +4 में जा रहा है, लेकिन 2 कार्बन है, तो टोटल एन फैक्टर कितना हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा। कार्बन की वजह से एन फैक्टर 2 आया, क्योंकि क्या हो रहा है, कार्बन +3 से +4 में जा रहा है, लेकिन 2 कार्बन एटम्स है ना, इसलिए हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। मतलब ओवरऑल 2 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस होगा कार्बन की वजह से, और 1 आयरन की वजह से। तो इसलिए 1 + 2 हमारा क्या आ गया, 3 आ गया। तो FeC2O4 का हमने एन फैक्टर निकाल लिया ना।
चलो ऐसे ही हमें औरों का भी n फैक्टर निकालना है। जैसे मैं बात करूं यहां पर किसकी बात करूं, सेम देखो FeC2O3, राइट। तो FeC2O3 इसमें क्या होगा, आप इसको एक बार ध्यान से देखो। अगर मैं इसमें देखूं तो ये तो ऑलरेडी +3 में दिख रहा है सबको, Fe2C2O4 थ्राइस, ये ऑलरेडी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो 3 से ऊपर तो जा ही नहीं सकता ना Fe, मतलब Fe का ऑक्सीडेशन नहीं होगा, सिर्फ कार्बन का होगा। और कार्बन किस में चेंज होता है, कार्बन किस में चेंज होता है बताइए, कार्बन CO2 में चेंज होता है ना, तो सेम ये आपका CO2 में चेंज हो जाएगा। लेकिन टोटल कार्बन एटम्स कितने, देखो एक कार्बन की वजह से एक का चेंज आता है, एक इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है, लेकिन यहाँ टोटल 6 कार्बन है, देखो 2 C2 में और 3 से मल्टीप्लाई हो रखा है। तो टोटल अगर हम देखें तो इसका n फैक्टर जो आएगा हमारा वो आ जाएगा 6, क्योंकि 6 कार्बन एटम्स हैं, 6 के 6 कार्बन एटम्स क्या होंगे, +3 से +4 में जाएंगे, तो n फैक्टर हमारा 6 आ जाएगा, राइट। ऐसे ही अगर मैं FeSO4 की बात करूं, देखो अगर मैं यहां पर आपको बता दूं ये FeSO4, तो Fe में क्या है, +2 है, तो ये +3 में चला जाएगा, राइट। तो n फैक्टर इसका कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा, राइट। तो इसका n फैक्टर कितना आ गया, 1 आ गया, राइट। तो हमने सबका n फैक्टर निकाल लिया, मतलब कितने चेंज आ रहा है उसके ऑक्सीडेशन स्टेट में। इसमें कोई चेंज नहीं होगा, देखो ये ऑलरेडी +3 में है और सल्फर भी ऑलरेडी +6 में है, दोनों अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है, कोई चेंज नहीं होगा, मतलब इसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा, राइट। तो हमने सबका n फैक्टर निकाल लिया। देखो पहले वाले का n फैक्टर आया आपका 6, पहले वाले का कितना आया था, पहले वाले का आया 3, उसके बाद 6 आया, उसके बाद 1 आया। तो इसी n फैक्टर को हम यूज करके यहाँ पर इक्विवेलेंट कंसेप्ट लगाएंगे। तो अगर दो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट की रिएक्शन हो रही है, तो इसका मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट के इक्विवेलेंट्स क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यही कंसेप्ट हम यूज करेंगे। जो ग्राम इक्विवेलेंट्स होगा आपका किसका, MnO4 का, ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ MnO4 माइनस इक्वल टू क्या होगा, ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ, सबको ऐड कर दो जो जो है हमारे पास, इन तीनों को ऐड करना पड़ेगा क्योंकि ये तो चेंज हो ही नहीं रहा है। FeC2O4 प्लस दूसरा क्या था Fe2C2O4 थ्राइस प्लस FeSO4। तो FeSO4 का भी क्या हो रहा है, यहाँ पर चेंज हो रहा है, उसका भी हमारा ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो दोनों के हमने ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या कर दिए, बराबर कर दिए। जिसका रिडक्शन हो रहा है वो क्या आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो सारे रिड्यूसिंग एजेंट। तो जब भी रेडॉक्स रिएक्शन होती है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट्स के क्या होते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट्स बराबर होते हैं। यही क्या है आपका इक्विवेलेंट कंसेप्ट है यहाँ पर, यही आपका इक्विवेलेंट कंसेप्ट है यहाँ पर। इसी को हमें क्या करना है, यूज करना है। तो जो ग्राम इक्विवेलेंट्स होते हैं उसका फॉर्मूला क्या होता है, बहुत आसान सा फॉर्मूला है, मोल्स इंटू n फैक्टर। अगर मुझे इसके मोल्स निकालने हैं तो मैं यहाँ क्या लिख दूंगा, ग्राम इक्विवेलेंट की जगह मोल्स इंटू n फैक्टर। तो n फैक्टर कितना आया था इसका, 5 आया था, राइट। इसका n फैक्टर कितना आया था, 5 आया था। और बाकियों का भी देखो, सबका हमें एक एक मोल लेना था, तो लिख दूं मैं 1 इंटू 3, पहले वाले का n फैक्टर 3 था, उसके बाद 1 इंटू 6, उसके बाद 1 इंटू 1, राइट। और इसका n फैक्टर कितना था, इसका n फैक्टर था मेरा, इसका n फैक्टर था आपका क्या था, 5। तो यहाँ पर जो मुझे मोल्स निकालने थे MnO4 माइनस की, तो 3 + 6 + 1 कितना हो गया, 10, 10/5 कितना हो गया, 10/5 हो गया आपका 2। तो ओवरऑल जो मेरा आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ओवरऑल जो मेरा आंसर आ जाएगा बेटा वो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा। तो 2 क्या आ जाएगा, मेरा फाइनल आंसर है कि कितने मोल्स चाहिए हमें MnO4 माइनस के, इन सबको ऑक्सीडाइज करने के लिए एक एक मोल को, तो आ जाएगा आपका आंसर 2। तो 2 इज आवर फाइनल आंसर, ठीक है। आप चेक कर लो, आप इसको एक बार फिर से ज़रूर ट्राई करो, आपका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। आइडेंटिफाई द प्रोसेस इन विच चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेटिस्फाइड। हमें चेक करना है कि किसमें 5 का चेंज आ रहा है। जैसे Cr2 क्या होता है आपका, +6 होता है और ये +3 होता है। तो 6 से 3 में कितने का डिफरेंस है, 3 का, और 2 क्रोमियम है तो डिफरेंस कितना हो गया, 6 का हो गया ना। तो ऑक्सीडेशन स्टेट
अगर एन फैक्टर पूछेंगे तो 6, और सिर्फ क्रोमियम का, एक क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट का पूछेंगे तो 3 का डिफरेंस है। यहाँ देखो +7 से +2, तो डिफरेंस कितने का हो रहा है? डिफरेंस 5 का ही तो हो रहा है। 7 - 2 = 5, तो यही हमारा आंसर है। बाकी भी चेक कर लेते हैं। देखो CrO4 -2, तो ये भी क्या है हमारा 6 है, 6 से 3 जा रहा है, डिफरेंस 3 का, ठीक है। और ये देखो +3 से +4, ठीक है। तो इसका एन फैक्टर क्या हो जाएगा? डिफरेंस क्या है? 1 का ही है, लेकिन एन फैक्टर 2 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो ओवरऑल जो हमारा फाइनल आंसर है वो तो 2 ही आएगा, ऑप्शन नंबर 2। कि हमसे पूछा था डिफरेंस 5 किस में है, तो ऑप्शन 2 में क्या है? डिफरेंस 5 है। In neutral or faintly alkaline medium, KMnO4 being a powerful oxidant can oxidize thiosulfate almost quantitatively to sulfate. In this reaction, overall change in oxidation state of manganese will be. देखो ओवरऑल हमें रिएक्शन का डाटा खुद ही बता दिया। क्या क्या हो रहा है यहाँ पर? जो MnO4 माइनस है आपका, वो किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? थायोसल्फेट, मतलब H2O3 -2, ठीक है। अभी चेंज किस में हो रहा है? देखो इसमें लिखा हुआ है न्यूट्रल और फेंटली एल्कलाइन, मतलब न्यूट्रल या फिर स्लाइटली बेसिक। तो उसके लिए जो MnO4 माइनस होता है वो MnO2 में चेंज होता है, और ये चेंज हो रहा है सल्फेट में, सल्फर चेंज हो रहा है सल्फेट में। बस ये रिएक्शन दे दी। अब इसको आपको बताना है, बस जैसे बेसिक हम बैलेंस करते हैं वैसे ही कर दो, या सिर्फ मैंगनीज का पूछा है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। देखो कैसे कर सकते हैं। मैंगनीज +7 है और ये है आपका +4, तो +7 से +4 जा रहा है ना, तो डिफरेंस कितने का हो गया? 3 का हो गया। तो बस यही तो डिफरेंस पूछा था, तो आंसर क्या हो गया हमारा? 3 हो गया। लेकिन हम इसको फर्दर पूरा बैलेंस कर देते हैं अगर आप चाहो तो। देखो सल्फर क्या है यहाँ पर? +2 है, यहाँ पर क्या है आपका? +6 है, तो इसका एन फैक्टर क्या आ जाएगा आपका? एन फैक्टर आ जाएगा 2 × 4 8। देखो डिफरेंस कितने का है? 6 और 2 में डिफरेंस 4 का है ना, 2 सल्फर के लिए 4 × कर दिया 8, +7 और 4 में डिफरेंस 3 का है, तो एन फैक्टर 3, ठीक है। तो बैलेंस कैसे करते हैं? सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, क्योंकि इसके बाद हम बैलेंसिंग के क्वेश्चंस करेंगे तो थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी। चलो इसको लिख दो आप 8 MnO4 माइनस, और ये आ जाएगा आपका 3H2O3 -2, राइट। ये आ जाएगा आपका वापस 8 MnO2, और ये आ जाएगा आपका 6SO4 -2। देखो मैंने मैंगनीज और सल्फर दोनों को बैलेंस करके यहाँ पर फाइनली लिख दिया। अब सिर्फ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बैलेंस करनी है, बाकी सब बैलेंस है। तो देखो बेसिक मीडियम है ना, तो यहाँ H+ नहीं आएगा, यहाँ OH- आएगा बेसिक मीडियम में। तो सबसे पहले चार्ज बैलेंस कर लो OH- से। -8 है और 3 × 2 -6, -8 और -6 कितना होता है? -14। वहाँ देखो 6 × -2 -12 है ना, तो यहाँ -14 कैसे होगा? 2 OH- कर दिए मैंने, 2 OH- कर दिए ना। अब हाइड्रोजन बैलेंस कर दो, 2 हाइड्रोजन है तो यहाँ वाटर लगा दिया 1। तो देखो ओवरऑल रिएक्शन क्या हो गई? बैलेंस हो गई, ठीक है बेटा। तो ऐसे आप पूरी रिएक्शन को बैलेंस भी कर सकते हो। और सिर्फ मैंगनीज में चेंज पूछा था, तो +7 से +4, डिफरेंस 3 का है। तो ओवरऑल हमारा आंसर क्या हो गया? हमारा आंसर हो गया 4th ऑप्शन, ठीक है। तो मैंने आपको दोनों चीजें सिखा दी, एक तो डायरेक्ट बता दिया आंसर, लेकिन आपको बैलेंस भी आना चाहिए, क्योंकि बैलेंसिंग भी बहुत पूछा जाता है, और आगे हम सब टॉपिक में बैलेंसिंग भी इसको पढ़ेंगे, बैलेंसिंग के क्वेश्चंस भी हम ट्राई करेंगे। चलो एक और क्वेश्चन देख लो, इक्विवेलेंट कंसेप्ट पे ही है, थोड़ा टाइट्रेशन भी समझ सकते हो। टाइट्रेशन में भी देखो इक्विवेलेंट ही यूज होता है, इक्विवेलेंट ही तो बराबर करते हैं। तो देखो वही उसी टाइप का ही क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है? 25 ml ऑफ द गिवन HCl सॉल्यूशंस रिक्वायर 30 ml ऑफ 0.1 सोडियम कार्बोनेट, मतलब Na2CO3, ठीक है। इन दोनों के क्या करेंगे? इक्विवेलेंट्स बराबर कर देंगे। देखो पहले ना इसकी रिएक्शन इससे करा रहे हैं, दोनों के इक्विवेलेंट्स बराबर कर दो। देखो इक्विवेलेंट ऑफ HCl बराबर इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3, ठीक है। दोनों के रिएक्शन करा रहे हैं, दोनों के इक्विवेलेंट बराबर कर दो। तो इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है? मोल्स इंटू एन फैक्टर, और मोल्स कैसे निकालते हैं? मोलरिटी इंटू वॉल्यूम। देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ, इक्विवेलेंट बराबर होता है आपका मोल्स इंटू एन फैक्टर, और मोल्स कैसे निकालते हैं? मोलरिटी इंटू वॉल्यूम इंटू एन फैक्टर, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला होता है।
तो उसी तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखो वॉल्यूम लिख लो। HCl का वॉल्यूम कितना है 25 ml है ना, तो इसको मैं लीटर में ही लूँ क्योंकि अगर मोल्स की बात कर रहा हूँ तो वॉल्यूम लीटर में रहेगा। 25 डिवाइड बाय 1000 लीटर, राइट, इनटू मोलेरिटी कितनी है, मोलेरिटी तो नहीं पता हमें HCl की, चलो एन फैक्टर 1 होता है HCl में, एसिड में एक ही H प्लस है तो एन फैक्टर 1 होगा इसका। Na2CO3, इसमें क्या क्या डाटा गिवन है हमें, वॉल्यूम लीटर में चेंज कर दूं, 30 ml था ना, तो इसको मैंने क्या करा 30/1000 लिख दिया, और क्या कर दिया 0.1 मोलर, और इसका एन फैक्टर होता है 2। देखो ये सॉल्ट का एन फैक्टर कैसे निकालते हैं, Na2 मतलब 2 प्लस है ना तो 2, या फिर CO3 -2, तो ओवरऑल पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज देख लो, वही आपका एन फैक्टर होता है, तो +2 क्या हो गया एन फैक्टर हो गया। इसको सॉल्व कर लेंगे तो जो मोलेरिटी आ जाएगी हमारी HCl की वो आ जाएगी आपकी 6/25 मोलर, ठीक है। इसके बाद क्या हो रहा है, फर्दर HCl टाइट्रेशन करा रहे हैं NaOH का, मतलब HCl और NaOH की रिएक्शन करा रहे हैं तो दोनों के इक्विवेलेंट्स बराबर होंगे। फर्दर इसको सॉल्व कर लो, इक्विवेलेंट ऑफ HCl बराबर इक्विवेलेंट्स ऑफ NaOH, ठीक है। तो सेम तरीका, क्या क्या बोल रहा है, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ, हमें वॉल्यूम नहीं पता, वॉल्यूम V मान लो, ठीक है। अगर ml में दिया है तो इसको 1000 कर लो, है ना, V हमने ml में मान लिया। मोलेरिटी कितनी है हमने अभी कैलकुलेट की 6/25, एन फैक्टर 1 है। अब NaOH का डाटा देखो क्या क्या बोल रहा है, 30 मतलब 30/1000, देखो लीटर में चेंज कर दिया वॉल्यूम, दोनों साइड सेम होना चाहिए, राइट। और एन फैक्टर मोलेरिटी कितनी है 0.2, और एन फैक्टर NaOH का 1 ही होता है क्योंकि एक ही OH है इसके पास। इसको सॉल्व कर दें बेटा, 1000 से 1000 कट गया, 6 से 30 कट गया 5 बार, ठीक है। और 5 × 2 क्या होता है 10, तो ये भी सारा कट गया, तो वॉल्यूम कितना आ गया आपका ml में 25 ml। तो फाइनली हमारा जो पूछा था हमसे NaOH का कितना, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ HCl, HCl का कितना वॉल्यूम यूज होगा, तो HCl का कितना वॉल्यूम यूज होगा 25 ml। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन 1 25 ml क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो कुछ नहीं, हमने इक्विवेलेंट बराबर किए हैं, यही सब हम टाइट्रेशन में आगे यही सब पढ़ेंगे। टाइट्रेशन में भी क्या होता है, वही चीज़ कर रहे हैं कि इक्विवेलेंट्स बराबर करने हैं। अगर एसिड बेस टाइट्रेशन हो रही है मतलब एसिड और बेस के इक्विवेलेंट्स को बराबर कर दो, ठीक है, तभी वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, दोनों के इक्विवेलेंट सेम होंगे, ठीक है, तो वो न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। टाइट्रेशन में भी फर्दर हम इसी टाइप के क्वेश्चंस करेंगे, ओके। तो फाइनली हमारा आंसर क्या आ गया 25 ml, ओके। थैंक यू।